हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। पिछली क्लास में साउंड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि माइक को अपने पास रखें ताकि आवाज़ थोड़ा ठीक से जा सके। गर्मी भर थोड़ा सा परेशानी रहेगी, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत करके ही सही, लेकिन क्लास को बराबर लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोग इस चैप्टर में जेनेटिक्स का मतलब समझे थे, हेरिडिटी का मतलब समझे थे, वेरिएशन का भी मतलब समझे, हम लोग ट्रेट का मतलब समझे, क्रोमोसोम के बारे में समझे, होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में समझे। आज के क्लास में हम लोग जीन को समझेंगे, एलील को समझेंगे, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, इन सारे वर्ड के मतलब को समझेंगे। लोकस क्या होता है ये भी जानेंगे। तो 2 से 3 मिनट का समय लेंगे। पिछले क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। हम लोग पढ़े थे कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसके अंतर्गत हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। हेरिडिटी का मतलब क्या है? तो माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों को उनके संतान में ट्रांसफ़र करना कहलाता है हेरिडिटी। वेरिएशन क्या होता है? तो माता पिता और संतान के बीच जो अंतर पाया जाता है उस अंतर को बोलते हैं वेरिएशन। तो हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करना कहलाता है जेनेटिक्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग आनुवंशिक लक्षण समझे थे, उपार्जित लक्षण, इनहेरिटेंस के बारे में भी पढ़े थे। मेंडल को कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं जेनेटिक्स का फादर, मॉर्गन को बोलते हैं जेनेटिक्स का मॉडर्न फादर, और जेनेटिक शब्द किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। एक लक्षण का जो अलग अलग रूप होता है उसको बोलते हैं ट्रेट। एक लक्षण के अलग अलग रूप को बोलते हैं ट्रेट। जैसे लंबाई एक लक्षण होता है जिसका 2 विपरीत रूप होगा, लंबा और बौना। लंबाई ज़्यादा है तो बोलेंगे लंबा, लंबाई कम है तो बोलेंगे बौना। तो ये लंबा और बौना ट्रेट हो गया, लंबाई एक लक्षण हो गया। ठीक है ना। इसके बाद क्रोमोसोम के बारे में पढ़े थे कि सेल के न्यूक्लियस में उलझे हुए धागे जैसा रचना पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। लेकिन सेल डिवीजन के समय यही क्रोमेटिन नेटवर्क धागे के छोटे छोटे टुकड़े के समान रचना में परिवर्तित हो जाता है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर। डीएनए अणु में जीव का सभी आनुवंशिक लक्षण संचित रहता है, सभी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स संचित रहता है, और डीएनए के माध्यम से ही माता पिता का आनुवंशिक लक्षण यानी हेरिडिटरी कैरेक्टर उनके संतान में ट्रांसफर करता है। इसलिए डीएनए को बोलते हैं आनुवंशिक पदार्थ, हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। इसके बाद डिप्लॉइड सेल में जो जोड़े का गुणसूत्र पाया जाता है, जो जोड़े का क्रोमोसोम पाया जाता है, उसी को बोलते हैं समजात गुणसूत्र, होमोलोगस क्रोमोसोम। इतना हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं जीन। आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। हम लोग समझेंगे भी कि जीन क्या है। ठीक है ना, GENE, ये जीन क्या होता है, ठीक से समझना है कि जीन है क्या। क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर। सेल के न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम होता है ना, तो क्रोमोसोम क्या चीज़ का बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। मुख्य रूप से डीएनए ही होता है, 90 से 92% डीएनए होगा और थोड़ी मात्रा में हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो एक क्रोमोसोम हम बना रहे हैं, ये है एक क्रोमोसोम। ठीक है ना, ये है एक क्रोमोसोम। ये क्या है? एक क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम में होगा डीएनए। इस क्रोमोसोम में क्या होगा? डीएनए। तो यहां पर हम डीएनए का फिगर बना रहे हैं। इस क्रोमोसोम में क्या है? डीएनए। यही है डीएनए, ये जो रेड वाला है ना, क्रोमोसोम बना है डीएनए से मिलकर। तो क्रोमोसोम में क्या होगा? डीएनए होगा। हम लोग डीएनए का बनावट ठीक से चैप्टर नंबर 6 में जानेंगे, है ना। ये जो रेड वाला है ना, ये क्या है? डीएनए है। ठीक, अब डीएनए में बताए थे कि डीएनए में जीव का सभी आनुवंशिक लक्षण संचित रहता है। आनुवंशिक लक्षण किसको बोलते हैं?
तो जो लक्षण माता पिता से बच्चे में ट्रांसफ़र कर जाता है उसी को बोलते हैं आनुवंशिक लक्षण। जैसे मम्मी पापा अगर गोरे गोरे हैं तो बच्चा प्रायः गोरा हो जाता है, माता पिता अगर सांवले हैं तो बच्चा सांवला हो जाता है, माता पिता लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा हो जाता है, माता पिता का चेहरे का डिजाइन जिस तरह का होगा बच्चे का भी मैच कर जाएगा। तो ये शरीर का रंग, शरीर की लंबाई, चेहरे का डिजाइन, ये सभी लक्षण माता पिता से बच्चे में ट्रांसफ़र कर जाता है। तो हम ऐसे लक्षण को ही क्या बोलते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर कहते हैं। और जीवों का सभी आनुवंशिक लक्षण उसके डीएनए में संचित होता है, और डीएनए पाया जाता है कहाँ? क्रोमोसोम पर पाया जाता है। तो ये हुआ रेड वाला डीएनए, ब्लू वाला क्या है? क्रोमोसोम है। तो डीएनए में ही जीव का सभी आनुवंशिक लक्षण पाया जाता है। अब डीएनए तो लंबा सा कंपाउंड होता है, लंबा यौगिक होता है। डीएनए के अलग अलग हिस्से पर अलग अलग लक्षण पाया जाता है। तो माना कि डीएनए के इस भाग पर कोई एक लक्षण है, ठीक है ना, माना कि शरीर की लंबाई का लक्षण डीएनए के इस भाग पर है, तो हम इस भाग को कह देंगे जीन। इस भाग को क्या बोल देंगे? जीन। फिर डीएनए का कुछ भाग खाली होगा और फिर कुछ भाग होगा डीएनए का जहां पर कि शरीर की लंबाई का लक्षण है। चलो, यहाँ पर शरीर की लंबाई का लक्षण है तो यहाँ पर माना कि शरीर के रंग का लक्षण है। ये वाला भाग खाली हो गया डीएनए का, कोई लक्षण नहीं होगा। फिर यहाँ पर एक लक्षण आ गया, माना कि शरीर के रंग का लक्षण है, तो हम इस डीएनए के इस पार्ट को भी क्या कह देंगे? जीन कह देंगे। फिर डीएनए का कुछ भाग होगा खाली, और फिर कहीं पर माना कि आँख के रंग का लक्षण है, माना कि डीएनए के इस भाग में आँख के रंग का लक्षण है, तो इस पार्ट पर भी चूंकि एक लक्षण है तो डीएनए के इसी पार्ट को हम क्या कह देंगे? जीन कहेंगे। तो जीन का मतलब होता है कि डीएनए का ही एक पार्ट होता है, डीएनए का ही कुछ कुछ हिस्सा होता है जो कि जीव के किसी खास आनुवंशिक लक्षण का निर्धारण करता है। अगर डीएनए का इतना सा पार्ट शरीर की लंबाई का निर्धारण कर रहा है तो डीएनए के इसी पार्ट को हम कह देंगे एक जीन, लंबाई का जीन कहलाएगा। अगर डीएनए का इतना सा पार्ट शरीर के रंग का निर्धारण कर रहा है तो डीएनए की इतना सा पार्ट को ही कह देंगे क्या? एक जीन, शरीर के रंग का निर्धारण करने वाला जीन बोलेंगे। अगर डीएनए का इतना सा पार्ट आँख के रंग का निर्धारण कर रहा है कि ब्लैक होगा, कि ब्राउन होगा, कि ब्लू होगा, आँख के रंग का निर्धारण कर रहा है, तो हम डीएनए के इसी पार्ट को कह देंगे क्या? एक जीन। तो जीन डीएनए का वह भाग होता है जो कि जीव के किसी खास आनुवंशिक लक्षण, किसी खास हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का निर्धारण करता है। इतना समझ में आया? और ये जीन कहाँ पर पाया जाएगा? गुणसूत्र या क्रोमोसोम पर पाया जाता है। ठीक है, तो डीएनए का कुछ भाग जहाँ पर लक्षण होगा वो जीन कहलाता है, और कुछ कुछ भाग डीएनए का खाली होता है। खाली होने का मतलब वहाँ पर कोई लक्षण पाया नहीं जाता है। कुछ और नाम थोड़ा सा लिख दें। डीएनए के जिस भाग पर, डीएनए के जिस भाग पर कोई लक्षण नहीं होता है, ठीक है ना, डीएनए के जिस भाग पर कोई लक्षण नहीं होता है, जैसे कि हम बोले कि इस भाग पर कोई लक्षण नहीं होता है, नहीं है ना, जो बोले कि खाली भाग है, तो हम इसको कहते हैं जंक डीएनए। इसको क्या बोलते हैं? जंक डीएनए बोलते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? जंक डीएनए बोलते हैं। और डीएनए का 90% भाग जंक डीएनए ही होता है और मात्र 10% भाग जीन होता है। डीएनए में मात्र 10% भाग होगा जो जीन कहलाएगा, जो लक्षण का निर्धारण करता है। 90% भाग ऐसा होता है डीएनए में जहां कोई लक्षण नहीं पाया जाएगा, वो भाग कहलाता है क्या? जंक डीएनए कहलाता है। ठीक है, अब बात है कि ये जो जीन है लक्षण का निर्धारण करता कैसे है? ये कैसे शरीर की लंबाई का निर्धारण कर देगा, कैसे शरीर के रंग का निर्धारण कर देगा, कैसे आई कलर का निर्धारण कर देगा, कैसे शरीर की मोटाई का निर्धारण कर देगा, किस तरह से जीन लक्षण का निर्धारण करता है, इस प्रोसेस को थोड़ा सा ठीक से समझ लीजिए। ये जो डीएनए का पार्ट है जिसको हम जीन कहते हैं, जिसको हम जीन बोलते हैं, इस जीन में कुछ खास सूचना है, कुछ खास जानकारी है। किस तरह का सूचना? आरएनए बनाने का सूचना, प्रोटीन बनाने का सूचना।
आरएनए और प्रोटीन बनाने का सूचना पाया जाता है किसमें? आरएनए और प्रोटीन बनाने का सूचना पाया जाता है इस जीन में। ये जो जीन है इसी में आरएनए और प्रोटीन बनाने का सूचना होता है। तो जब जीन काम करेगा तो ये जो जीन है ना, ये जो जीन है क्या बना देगा? ये बना देगा आरएनए। जीन किसका निर्माण करेगा? आरएनए का निर्माण करेगा, क्योंकि इस जीन वाला जो भाग था ना, मतलब जीन का मतलब पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए के इस पार्ट में ऐसी क्षमता है कि वह एक कंप्लीट आरएनए का निर्माण कर सकता है। तो डीएनए का ये पार्ट जिसको जीन बोल रहे थे वह एक आरएनए का निर्माण कर दिया, और इसी पार्ट के पास प्रोटीन बनाने का सूचना था, तो इसने अपना प्रोटीन बनाने का सूचना दे दिया किसको? आरएनए को दे दिया। बोला कि तुम ही सीख लो कि किस तरह से प्रोटीन बनाना है, और तुम ही प्रोटीन बनाना, सारा काम हम करने वाले नहीं हैं। तो डीएनए का ये जो पार्ट था इसने आरएनए का निर्माण किया, और प्रोटीन बनाने की जो जानकारी डीएनए के इस पार्ट में थी इसने अपनी जानकारी किसको दे दिया? आरएनए को दे दिया। आरएनए ने क्या किया कि जिस तरह का प्रोटीन बनाने का जानकारी आया था आरएनए के पास, अपनी जानकारी के अनुसार इन्होंने प्रोटीन का निर्माण कर दिया, इन्होंने प्रोटीन बना दिया। ठीक है ना? जो जानकारी डीएनए से आरएनए को मिला प्रोटीन बनाने का, उसी जानकारी के अनुसार आरएनए क्या बना दिया? प्रोटीन बना दिया। और यही प्रोटीन है जो कि जीव के शरीर में लक्षण का निर्धारण करता है। ठीक है ना? यही प्रोटीन है जो जीव के शरीर में लक्षण का निर्धारण करता है। और अगर माना कि कोई ऐसा प्रोटीन बन गया, ये जो डीएनए का पार्ट है ये पहले आरएनए बनाया, आरएनए प्रोटीन बनाया, अब यदि ये प्रोटीन आंख के रंग का निर्धारण कर रहा है, हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोटीन बन गया कि ये आंख के रंग को ब्लैक कर देगा, तो आंख ब्लैक कलर का हो जाएगा। कोई ऐसा प्रोटीन बन गया जो कि आई कलर को ब्राउन कर देगा, कोई ऐसा प्रोटीन बन गया जो कि आई कलर को ब्लू कर देगा। ठीक है ना? तो हम कहते हैं कि ये जो डीएनए का पार्ट है ये एक जीन है जो कि आंख के रंग का निर्धारण करता है। यदि ये प्रोटीन शरीर की लंबाई को बढ़ा रहा है तो बोलेंगे लंबा वाला जीन है ये। अगर ये प्रोटीन शरीर की लंबाई को कम कर रहा है, बोलेंगे बौना वाला ये जीन है। ठीक है ना? शरीर कुछ ऐसा प्रोटीन बन जाता है जो कि शरीर के रंग को जो है ना गोरा बना देगा, तो बोलेंगे गोरापन का जीन होता है ये। कुछ ऐसा प्रोटीन बन जाएगा जो शरीर को डार्क कलर प्रदान करेगा, ब्लैक कलर प्रदान करेगा, सांवला रंग प्रदान करेगा, तो बोलेंगे ये सांवला रंग का जीन है। मतलब ये कि हमारे शरीर में जितना भी आनुवंशिक लक्षण होता है, हर आनुवंशिक लक्षण के लिए कोई ना कोई प्रोटीन बन रहा है, और यही प्रोटीन बनाने का काम करता है कौन? जीन। तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जीन अपना लक्षण जो प्रकट करता है वह आरएनए और प्रोटीन बना करके प्रकट करता है। जीन किस तरह से दर्शाता है कि हम इस तरह का लक्षण मतलब संचित करके रखें, हम इस तरह का लक्षण का निर्धारण करते हैं, तो जीन प्रोटीन बना करके ही खुद को एक्सप्रेस करता है, खुद के कार्य को प्रदर्शित करता है। तो प्रोसेस क्या है? डीएनए का ये पार्ट एक कंप्लीट आरएनए का निर्माण किया, आरएनए प्रोटीन बनाया, और ये प्रोटीन ही लक्षण का निर्धारण किया। तो हम शॉर्टकट में कह देते हैं कि डीएनए का यही पार्ट है जो कि लक्षण का निर्धारण किया। तो डीएनए के इसी पार्ट को हम कहते हैं क्या? जीन कहते हैं। ठीक है? अब जीन का 2-3 तरह का परिभाषा बोल देते हैं। पहला परिभाषा बोलेंगे, जीन का पहला परिभाषा, क्रोमोसोम पर उपस्थित, यहाँ थोड़ा सा नाम लिख देते हैं ये सबका। ये ब्लू वाला लाइन क्या है? ये है क्रोमोसोम, ये है क्रोमोसोम। ठीक है ना? और अंदर ये रेड वाला क्या है? ये है डीएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। बोलेंगे क्रोमोसोम पर उपस्थित डीएनए का वह भाग, जीन का परिभाषा बोल रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। क्रोमोसोम पर उपस्थित डीएनए का वह भाग
जो जीव के किसी खास आनुवंशिक लक्षण, जो जीव के किसी खास हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का निर्धारण करता है, उसे हम जीन कहते हैं। डीएनए का वह पार्ट जो जीव के किसी खास आनुवंशिक लक्षण का निर्धारण करता है, उसे हम जीन कहते हैं। सॉरी, सेकेंड परिभाषा क्या बोलेंगे? बोलेंगे डीएनए का वह भाग जिसमें कोई खास सूचना, कुछ खास जानकारी, कोई खास इंफॉर्मेशन होती है, उसे भी हम लोग जीन कहते हैं। किस तरह का सूचना, किस तरह की जानकारी, किस तरह का इंफॉर्मेशन? तो सूचना यही होगा कि आरएनए बनाना है, प्रोटीन बनाना है, लक्षण का निर्धारण करना है। इसी तरह का सूचना डीएनए के जिस पार्ट पर पाया जाएगा उसको बोलेंगे जीन। डीएनए का वह भाग जिसमें कोई खास सूचना, कुछ खास इंफॉर्मेशन पाया जाता है, उसी को बोलते हैं जीन। अगला परिभाषा क्या बोल सकते हैं? बोलेंगे डीएनए का वह भाग जो एक कंप्लीट आरएनए का निर्माण कर सकता है। डीएनए का वह भाग जो एक कंप्लीट आरएनए का निर्माण कर सकता है, डीएनए के उसी पार्ट को क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम इस पार्ट को भी जीन नाम दिए हैं, तो यह भी आरएनए बनाएगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन किसी न किसी लक्षण का निर्धारण कर देगा, इसको भी हम जीन बोले। मतलब ये पार्ट भी आरएनए बनाएगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन किसी न किसी लक्षण का निर्धारण करेगा। तो हमारे शरीर में हर लक्षण का निर्धारण करने के लिए कोई ना कोई प्रोटीन बन रहा होता है, और प्रोटीन बनाता कौन है? डीएनए का कुछ कुछ खास खास पार्ट बनाता है, और डीएनए का वही खास पार्ट कहलाता है जीन। ये जो जीन है, ये क्रोमोसोम पर रेखीय क्रम में, लिनियर सीक्वेंस में व्यवस्थित रहता है। इस लाइन को जरा सा हम अगले पेज में बताते हैं। जैसे ये है एक क्रोमोसोम, ये है एक क्रोमोसोम, ठीक है ना, ये है एक क्रोमोसोम। तो इस क्रोमोसोम पर जीन होगा। जीन तो छोटा छोटा पॉइंट के रूप में रहेगा। तो माना कि ये एक जीन है, ये भी एक जीन है, ये भी एक जीन है, ये भी एक जीन है। एक क्रोमोसोम पर बहुत सारा जीन होगा ना। ये सब क्या है? ये सब है जीन। ये सब क्या है? जीन। रेखीय क्रम में, रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहता है। क्रोमोसोम पर जितना भी जीन होगा वो सभी रेखीय क्रम में, सीधी लाइन के रूप में व्यवस्थित रहता है। क्लियर है? इसके बाद अलग अलग लक्षण वाले जीन को अंग्रेजी के अलग अलग बड़े और छोटे अक्षर से दर्शाया जाता है। जैसे लंबाई का जो जीन होता है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं कि लंबाई, इसे बोलते हैं लंबाई का जो जीन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बड़ी टी, एक होता है छोटी टी। टी फॉर टॉल, टॉल यानी कि लंबा, टी फॉर टॉल, टॉल यानी कि लंबा। तो शरीर में लंबाई का निर्धारण करने वाला जो जीन होगा वो दो प्रकार का होगा, बड़ी टी और छोटी टी। लंबापन को दर्शाने वाला जो जीन है वो है बड़ी टी, और बौनापन को दर्शाने वाला जो जीन है वो होता है छोटी टी। तो ऐसा करते हैं, लंबाई का जो दो विपरीत रूप होता है ना, एक होता है लंबा, एक होता है बौना। लंबाई ज़्यादा है तो बोलेंगे लंबा, लंबाई कम है तो बोलेंगे बौना। लंबापन वाले जीन को दर्शाते हैं बड़ी टी से, और बौनापन वाले जीन को दर्शाते हैं छोटी टी से। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि लंबापन का लक्षण प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है, और बौनापन का लक्षण अप्रभावी होता है, रिसेसिव होता है। अब ये डोमिनेंट रिसेसिव क्या है, तुरंत क्लियर हो जाएगा। लंबापन के लक्षण को हम बोलते हैं प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर, अभी तुरंत समझा देते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर बोलेंगे, ठीक है। और बौनापन
का जो लक्षण है ये कहलाता है अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण रिसेसिव कैरेक्टर कहलाता है। रिसेसिव कैरेक्टर कहलाता है। रिसेसिव कैरेक्टर कहलाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, 3 पौधा का फिगर बना रहे हैं। ये है जमीन का सतह, इसके ऊपर हम 3 अलग अलग पौधा बनाएंगे। ठीक है ना। हर एक लक्षण के लिए जीव के शरीर में 2 जीन पाया जाता है। लंबाई के लिए हमारे शरीर में कितना जीन होगा? 2 जीन होगा। रंग के लिए भी कितना जीन होगा? 2 जीन होगा। हर एक लक्षण के लिए 2 जीन होगा। मटर के पौधे की लंबाई क्या है, उसके लिए कितना जीन है? 2 जीन होगा। ठीक है ना। अब जीन, लंबाई का जीन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। लंबा वाला बड़ी टी, बौना वाला छोटी टी। तो 2 टी पाया जाएगा लंबाई का निर्धारण करने के लिए। बीज के रंग का निर्धारण करने के लिए कितना जीन होगा? 2 जीन। बीज की आकृति का निर्धारण करने के लिए कितना जीन होगा? 2 जीन। हर एक लक्षण के लिए कितना जीन होगा? 2 जीन। तो यहां पर हम एक पौधा बनाने वाले हैं, तो पौधा में लंबाई का निर्धारण करने के लिए कितना जीन होगा? 2 जीन होगा। अब लंबाई का निर्धारण करने वाला जो जीन होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। लंबा वाला बड़ी टी, अब बौना वाला को दर्शाते हैं छोटी टी से। तो यदि यहां पर जो पौधा हम बनाने वाले हैं उसमें दोनों जो जीन होगा लंबाई का वो होगा लंबा लंबा, बड़ी टी होगा। तो लंबा लंबा ये दोनों जीन मिलकर के पौधा को बना देगा लंबा। ये लंबा पौधा बन गया। ठीक है ना। ये कैसा पौधा होगा? लंबा पौधा होगा। यदि दोनों जीन पौधा को लंबा करने वाला है तो पौधा तो लंबा हो जाएगा। अब दूसरा, अगर दोनों जीन पौधा में बौनापन का हो, छोटी टी हो, तो छोटी टी का मतलब कैसा वाला जीन है? बौनापन का जीन। तो ये भी पौधा को बौना करने का कोशिश करेगा, वो भी पौधा को बौना करने का कोशिश करेगा। तो इसलिए पौधा कैसा हो जाएगा? बौना हो जाएगा। ये हो गया बौना पौधा। ये कैसा पौधा हो गया? बौना पौधा हो गया। ठीक है ना। ये कैसा पौधा हो गया? बौना पौधा हो गया। ठीक है। अब तीसरा, पौधा में एक जीन है लंबापन का बड़ी टी और दूसरा जीन है बौनापन का छोटी टी। तो अगर ऐसा कंडीशन रहता है तो क्या होना चाहिए? होना तो ये चाहिए कि जैसे बड़ी टी पौधा को लंबा करने का कोशिश करेगा, छोटी टी पौधा को बौना करने का कोशिश करेगा, तो दोनों के बीच के हाइट का पौधा हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस दोनों ट्रेट में से कोई एक ही ट्रेट दिखाई पड़ेगा। लंबा और बौना लंबाई का ही ना 2 अलग अलग रूप है। तो जब भी ये 2 अलग अलग ट्रेट वाला जीन एक साथ आ जाता है तो कोई एक लक्षण दिखता है और एक लक्षण दिखता नहीं है। तो लंबा और बौना जब साथ साथ आ जाता है तो पौधा हो जाता है लंबा। पौधा हो जाता है कैसा? लंबा हो जाता है। ये पौधा कैसा हो गया? ये पौधा लंबा हो गया। ये पौधा कैसा हो गया? लंबा हो गया। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि बड़ी टी यानी लंबापन का लक्षण अपना प्रभाव दिखाया और छोटी टी यानी कि बौनापन का लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखाया। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो दोनों बड़ी टी है तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। इसको बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन। यहाँ भी दोनों छोटी टी है ना, एक समान, इसलिए इसको भी बोलेंगे होमोजाइगस। होमोजाइगस। और यहाँ एक बड़ी टी और एक छोटी टी है तो हेटेरोजाइगस बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस। यहाँ दोनों जीन एक समान, यहाँ भी दोनों जीन एक समान। होमोजाइगस होमोजाइगस। यहाँ दोनों अलग अलग ट्रेट वाला आ गया। एक बड़ी टी लंबापन का जीन है और एक छोटी टी बौनापन का जीन है। तो हम इसको बोलेंगे क्या? हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो जीन अपना लक्षण दिखाता है उसको बोलते हैं प्रभावी। वो अपना प्रभाव दिखाया, बड़ी टी अपना प्रभाव दिखाया, पौधा को लंबा कर दिया। और जो जीन अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है, छोटी टी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया, इसको क्या बोलेंगे? अप्रभावी। इसको क्या बोल देंगे? अप्रभावी।
प्रभावी यानी कि डोमिनेंट, डोमिनेंट, और अप्रभावी यानी कि रिसेसिव। बोलेंगे ना, जब भी इस तरह का हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा कि लंबा बौना दोनों एक साथ आ गया तो पौधा लंबा हो जाता है, मतलब लंबापन का जो गुण है वो बौनापन के गुण को दबा दिया, पौधा दिख गया लंबा, लेकिन जिन इसके पास बौना वाला भी है, बौना वाला का गुण दिखा ही नहीं, इसलिए बौना वाले लक्षण को यानी छोटी टी वाले जीन को बोलेंगे अप्रभावी रिसेसिव, और लंबा वाला जो है लक्षण यानी कि बड़ी टी जो है ना, इसको बोलेंगे प्रभावी डोमिनेंट बोलेंगे। जो भी जिन प्रभावी लक्षण वाला होता है उसको अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं, और जो भी जिन अप्रभावी लक्षण वाला होगा उसको अंग्रेजी के छोटे अक्षर से दर्शाएंगे। अभी हम जान गए ना कि लंबा वाला लक्षण प्रभावी होता है, बौना वाला लक्षण अप्रभावी होता है। जब भी लंबा और बौना दोनों लक्षण का जिन एक साथ आएगा तो लंबापन का लक्षण प्रभाव दिखाएगा, बौनापन का लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। मतलब लंबापन वाला जो जिन है वो प्रभावी होगा और बौनापन वाला जो जिन होगा वो अप्रभावी होगा। इसलिए लंबापन वाले जिन को हम अंग्रेजी के बड़ी टी से दर्शाते हैं और बौनापन वाले जिन को हम छोटी टी से दर्शाते हैं। तो बड़ी टी का मतलब लंबापन का जिन है, छोटी टी का मतलब बौनापन का जिन है। लंबापन का लक्षण प्रभावी होता है, बौनापन का लक्षण अप्रभावी होता है। तो जो भी जिन अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखा हुआ होगा मतलब वो प्रभावी होगा, और जो भी जिन अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखा होगा मतलब वह क्या होगा, अप्रभावी होगा। कुछ और समझाने के लिए लिख रहे हैं। जैसे बोलते हैं पीला बीज और हरा बीज, अगर एक साथ पीला और हरा बीज का जिन एक साथ आ जाए तो पीला वाले जिन को बोल देंगे बड़ी वाई और हरा वाले जिन को बोल देंगे छोटी वाई। तो यहाँ क्या होगा, बड़ी वाई बीज के रंग को पीला करने का कोशिश करेगा और छोटी वाई बीज के रंग को हरा करने का कोशिश करेगा, तो क्या कलर मिक्स हो जाएगा? नहीं। ऐसे कंडीशन में एक लक्षण अपना प्रभाव दिखाता है, एक लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। तो पीला अपना प्रभाव दिखाएगा और हरा का गुण दब जाएगा, यानी पीला रंग प्रभावी होता है, हरा रंग अप्रभावी होता है। इसलिए पीला रंग वाले जिन को बड़ी वाई से लिखा गया और हरा रंग वाले जिन को छोटी वाई से लिखा गया। इसी प्रकार बीज की आकृति कैसी होगी, तो गोल आकृति के लिए बड़ी आर लिखते हैं और झुर्रीदार आकृति के लिए छोटी आर लिखते हैं। तो गोल और झुर्रीदार जब एक साथ आ जाएगा तो बीज गोल दिखता है, झुर्रीदार नहीं दिखता है। मतलब गोल आकृति झुर्रीदार को दबा देगा और गोल दिखाई पड़ जाएगा। इसका मतलब है कि गोल आकृति का जो जिन है बड़ी आर वह प्रभावी है, इसलिए तो बड़ी आर से लिखा गया, और जो छोटी आर है यानी कि झुर्रीदार आकृति वाला जो जिन है इसका गुण दब गया, इसलिए यह अप्रभावी हो गया। तो अप्रभावी लक्षण वाले जिन को छोटे अक्षर से दर्शाते हैं, प्रभावी लक्षण वाले जिन को बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। अगर अप्रभावी लक्षण वाला जिन होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए, जैसे कि यहाँ छोटी टी एक साथ आ गया, तो छोटी टी यानी कि बौनापन, तो बौनापन के गुण को दबाने के लिए यहाँ कोई लंबापन का जिन तो नहीं है ना, इसलिए बौना वाला पौधा का गुण दिखेगा, ये पौधा बौना होगा, क्योंकि बौनापन के लक्षण को दबाने वाला कोई यहाँ लंबापन का जिन तो है ही नहीं। इसलिए यहाँ यानी कि अप्रभावी जिन जो होता है, अप्रभावी लक्षण अगर होमोजाइगस कंडीशन में है तो वह अपना प्रभाव दिखाएगा, और जो प्रभावी लक्षण वाला जो जिन होता है वह या तो होमोजाइगस कंडीशन में हो या तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, वो अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा। बड़ी टी के साथ हो या बड़ी टी छोटी टी के साथ हो, हमेशा बड़ी टी ही अपना प्रभाव दिखाएगा। तो बड़ी टी यहाँ होमोजाइगस कंडीशन में है, बड़ी टी यहाँ हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, बड़ी टी हमेशा अपना प्रभाव दिखाएगा। ऐसे लक्षण को बोलते हैं प्रभावी लक्षण, जिसका गुण दब जाएगा वो कहलाएगा अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण वाले जिन को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं, अप्रभावी लक्षण वाले जिन को अंग्रेजी के छोटे अक्षर से दर्शाते हैं। क्या इतना समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद अगर क्वेश्चन आए जिन किसके बने होते हैं,
बोलेंगे डीएनए के खंड के बने होते हैं। जिन किसके बने होते हैं? डीएनए के खंड के बने होते हैं। लोकस किसको बोलेंगे? लोकस किसको बोलेंगे? क्रोमोसोम का वह स्थान जहां जीन पाया जाता है। जैसे क्रोमोसोम के इस स्थान पर जीन है ना, तो क्रोमोसोम के जिस स्थान पर जीन पाया जाता है उसी को कहते हैं लोकस। गुणसूत्र या क्रोमोसोम पर उपस्थित वह स्थान जहां जीन पाया जाता है उसी को क्या बोलेंगे? लोकस बोलेंगे। ठीक है ना, ये जीन जिस जगह में है उसको क्या बोलेंगे? लोकस बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फिगर को थोड़ा ध्यान में रखना है। एक लक्षण के लिए जीव के शरीर में कितना जीन होगा? 2 जीन होगा। लंबाई का कितना जीन होता है? 2 जीन होता है, बड़ी टी और छोटी टी। बड़ी टी मतलब लंबा, छोटी टी मतलब बौना। अगर लंबाई के लिए दोनों जीन बड़ी टी हो जाए तो पौधा लंबा हो जाएगा। लंबाई वाला दोनों जीन छोटी टी हो जाए तो पौधा बौना हो जाएगा। एक बड़ी टी हो एक छोटी टी हो तो ऐसे कंडीशन में लंबापन यानी बड़ी टी अपना प्रभाव दिखाएगा, बौनापन यानी छोटी टी अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। इसलिए पौधा हो गया कैसा? लंबा। यहाँ बड़ी टी यानी लंबापन का लक्षण प्रभावी होता है और छोटी टी यानी बौनापन का लक्षण कैसा होता है? अप्रभावी होता है। इसलिए इसका गुण दब गया, इसका गुण दिखा ही नहीं। ठीक है, दोनों बड़ी टी है होमोजाइगस बोलेंगे, छोटी टी है एक समान होमोजाइगस बोलेंगे, बड़ी टी है अलग अलग प्रकार का हो गया हेटेरोजाइगस बोलेंगे। क्लियर? एलील को समझते हैं। एलील क्या होता है? जीन समझ गए, एलील को समझते हैं। एलील क्या है ना? समझते हैं हम लोग कि एलील या इसी को बोलते हैं एलीलोमॉर्फ। एलील को ही क्या बोलते हैं? एलीलोमॉर्फ बोलते हैं। ठीक है, एलील या एलीलोमॉर्फ ये है क्या? जैसे बोलते हैं लंबाई का जीन, बोलते हैं लंबाई का जीन। लंबाई का जीन, लंबाई का जीन 2 प्रकार का होता है, बड़ी टी और छोटी टी होता है ना। ठीक से समझिएगा, लंबाई का जीन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, बड़ी टी और छोटी टी। एक बड़ी टी एक एलील कहलाता है और एक छोटी टी भी एक एलील कहलाता है। एक बड़ी टी एक एलील है, एक छोटी टी एक एलील है। अभी तो हम बोल रहे थे कि जीन है, तो वास्तव में जीन वो होता है, वास्तव में जीन वह होता है जो जीव के शरीर में किसी लक्षण का निर्धारण करता हो। जीन वो है जो जीव के शरीर में किसी लक्षण का निर्धारण करता है। जैसे अब ये तीनों पौधा है, जैसे इस पौधा की बात करते हैं, इस पौधा में लंबाई का निर्धारण कौन किया? एक टी अकेला किया या दोनों टी मिलकर के किया? तो लंबाई का निर्धारण तो दोनों टी मिलकर के किया। इस पौधा की जो लंबाई है, जो लंबा पौधा है, पौधा को लंबा कौन किया? एक टी अकेला किया कि दोनों टी मिलकर के किया? यहाँ दोनों टी मिलकर के पौधा के लंबाई का निर्धारण कर रहा है। पौधा जैसा भी है, चाहे लंबा हो चाहे बौना हो, जो भी हो, लेकिन इस लक्षण का निर्धारण कौन कर रहा है? दोनों टी मिलकर के कर रहा है। वास्तव में हम दोनों टी को मिला के बोलेंगे जीन, इस दोनों टी को मिला के बोलेंगे एक जीन। एक टी एक एलील है, दूसरा टी एक एलील है, तो एक जीन में प्रायः कितना एलील होगा? 2 एलील होगा। यहाँ पर दोनों छोटी टी मिलकर के ना पौधा की लंबाई का निर्धारण किया, इसलिए हम दोनों छोटी टी को एक साथ बोलेंगे जीन। एक छोटी टी एक एलील है, दूसरा छोटी टी दूसरा एलील है। यहाँ भी जीन में कितना एलील है? 2 एलील है। ठीक है, यहाँ पर पौधा की लंबाई भले लंबा है, जो भी लंबाई है इसका, लेकिन इस लंबाई का निर्धारण दोनों टी मिलकर के ही कर रहा है। भले ही एक प्रभावी हो एक अप्रभावी हो, एक बड़ी टी हो एक छोटी टी हो, लेकिन छोटी टी है तो सही, है ना कि नहीं है? है छोटी टी, मतलब बड़ी टी छोटी टी दोनों मिलकर के यहाँ पर इस पौधा की लंबाई का निर्धारण किया। इसलिए बड़ी टी छोटी टी दोनों को एक साथ मिला करके बोलेंगे एक जीन। उसमें से एक बड़ी टी एक एलील है, दूसरा छोटी टी एक एलील है। तो यहाँ एलील 2 अलग अलग प्रकार का है, एक बड़ी टी हो गया एक छोटी टी हो गया, एक लंबा वाला एलील है और एक बौना वाला एलील है। तो किसी भी जीन का जो वैकल्पिक प्रकार होता है, किसी भी जीन का जो वैकल्पिक प्रकार होता है, जैसे लंबाई के जीन का 2 प्रकार होता है,
बड़ी टी और छोटी टी, लंबा वाला बड़ी टी, बौना वाला छोटी टी। एक टी कहलाता है एक एलिल और दो टी मिलेगा तो कहलाएगा जिन। ठीक है, अब ये जो जिन का दो एलिल होता है, जिन में कितना एलिल होगा? दो एलिल। अगर डिप्लॉइड कंडीशन है, जीव का कोशिका सेल्स अगर डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम जोड़े के रूप में रहता है ना। जोड़े के क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? समजात गुणसूत्र, होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। डिप्लॉइड सेल में जो जोड़े का क्रोमोसोम होता है उसको क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। डिप्लॉइड कंडीशन में जिन में हमेशा दो एलिल होगा और हम इस जिन के एलिल को समजात गुणसूत्र पर सेट करके दिखाते हैं। समजात गुणसूत्र पर उसको जो है ना सेट करके भी हम दिखा रहे हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कि ये दो क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है, फिर ये दो क्रोमोसोम भी आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है, फिर ये दो क्रोमोसोम भी आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अभी हम लोग देखें ना, ये पौधा, इस पौधा में कैसा जिन है? बड़ी टी। इसमें कैसा जिन है? छोटी टी। इसमें कैसा जिन है? बड़ी टी छोटी टी। इसी जिन को हम दर्शा रहे हैं क्रोमोसोम के ऊपर। तो यहां पर ये जो समजात गुणसूत्र है, ये एक जोड़ा क्या हो गया? ये हो गया एक जोड़ा समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र, ठीक है ना, समजात गुणसूत्र। होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है ना। ये दोनों भी आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों भी आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम। तो पहला जो पौधा था जिसमें जिन था बड़ी टी, दो एलिल, दो टी, दोनों एलिल, दोनों मिलकर एक जिन कहलाएगा। तो माना कि यहां पर एक बड़ी टी जिन है, नाम बाहर लिखते हैं, यहां पर भी एक बड़ी टी जिन है और इसी दोनों को एक साथ हम मिला करके कहते हैं जिन। ये बड़ी टी एलिल हो गया, एक एलिल इस क्रोमोसोम पर, दूसरा एलिल दूसरे क्रोमोसोम पर। जिन में दो एलिल होगा और ये दोनों एलिल समजात गुणसूत्र के अलग अलग गुणसूत्र पर पाया जाता है। दो टी एक ही गुणसूत्र पर नहीं रहेगा। एक टी एक गुणसूत्र पर होगा तो दूसरा टी दूसरे गुणसूत्र पर होगा और ये दोनों गुणसूत्र आपस में समजात गुणसूत्र होगा। दूसरा पौधा में क्या था? जिन छोटी टी था। एक छोटी टी एलिल इस क्रोमोसोम पर है, दूसरा छोटी टी एलिल इस क्रोमोसोम पर है। ये एलिल, ये पॉइंट हुआ एलिल, नाम बाहर लिख रहे हैं और यही दोनों एलिल को मिला करके बोल देंगे एक जिन। तो यहां पर जिन में दो एलिल है, छोटी टी और ये दोनों एलिल समजात गुणसूत्र के अलग अलग गुणसूत्र पर है। दोनों छोटी टी एक ही क्रोमोसोम पर नहीं होगा सॉरी, ये दोनों एलिल अलग अलग क्रोमोसोम पर होता है। ये दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। तीसरा पौधा में कैसा था जिन? एक बड़ी टी एक छोटी टी। तो एक बड़ी टी अगर इस क्रोमोसोम पर है तो छोटी टी दूसरे क्रोमोसोम पर होगा और यही दोनों मिलकर कहलाता है जिन। यही दोनों मिलकर क्या कहला गया? जिन। तो जिन में हमेशा दो एलिल होगा। डिप्लॉइड कंडीशन में डिप्लॉइड कंडीशन में जिन में कितना एलिल होगा? दो एलिल। और जिन का दोनों एलिल समजात गुणसूत्र के अलग अलग गुणसूत्र पर होगा। बड़ी टी छोटी टी दोनों एक ही क्रोमोसोम पर नहीं हो सकता है। दो टी एक क्रोमोसोम पर नहीं होगा। एक टी एक क्रोमोसोम पर तो दूसरा टी दूसरे क्रोमोसोम पर। ठीक है ना। और ये दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या कहलाएगा? होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र कहलाएगा। तो किसी भी जिन के वैकल्पिक प्रकार को अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जिन इज कॉल्ड एलिल या एलिलोमॉर्फ बोलेंगे। किसी भी जिन का जो अलग अलग प्रकार होता है, लंबाई के जिन का कितना प्रकार होगा? दो प्रकार, बड़ी टी और छोटी टी। ये बड़ी टी छोटी टी सब क्या है? एलिल है। दो एलिल मिलेगा एक जिन बनाएगा। एक जिन में दो एलिल होगा और ये दोनों एलिल समजात गुणसूत्र के अलग अलग गुणसूत्र पर पाया जाएगा। इतना समझ में आ गया? एलिल समझ में आया?
देख लीजिए इसको ठीक से, एलील समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या है? जब डिप्लॉइड कंडीशन में दोनों एलील एक समान हो जाता है, जब डिप्लॉइड कंडीशन में दोनों एलील एक जैसा होगा, जैसे जैसे बड़ी टी और छोटी टी। डिप्लॉइड कंडीशन है, क्रोमोसोम जोड़े के रूप में है, इसलिए यहां पर एलील भी जोड़े के रूप में है। डिप्लॉइड कंडीशन में यहां दोनों एलील एक समान है, बड़ी टी, यहां भी छोटी टी। और भी कुछ हम शामिल कर सकते हैं, जैसे बड़ी आर हो जाए, छोटी आर हो जाए, etc। तो यहां पर हम जीन का चार जीन बनाया है, प्रत्येक जीन में दो एलील है। यहां दोनों एलील एक समान, यहां भी दोनों एलील एक समान, यहां भी एक समान, यहां भी एक समान। जब डिप्लॉइड कंडीशन में दोनों एलील एक समान होता है तो हम उसी के लिए वर्ड यूज करते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब जीन का दोनों एलील एक समान है, एक समान ट्रेट वाला है। लंबा, बौना, गोल बीज, झुर्रीदार बीज। ठीक है। जब डिप्लॉइड कंडीशन में दोनों एलील एक समान होता है तो उसी को बोलते हैं होमोजाइगस। और अगर डिप्लॉइड कंडीशन में दोनों जीन अलग अलग प्रकार का हो जाए, जैसे एक बड़ी टी हो जाए और एक छोटी टी हो जाए, लास्ट पौधा बताए थे ना 3 पौधा का फिगर में, बड़ी टी छोटी टी था, और अगर ऐसा हो कि एक बड़ी आर और दूसरा छोटी आर आ जाए, तो ये सब कहलाता है हेटेरोजाइगस। जब डिप्लॉइड कंडीशन में दोनों एलील एक समान होता है तो उस कंडीशन को कहते हैं होमोजाइगस। और जब डिप्लॉइड कंडीशन में दोनों एलील अलग अलग प्रकार का हो जाता है, यानी एक बड़ी टी एक छोटी टी, एक बड़ी आर और एक छोटी आर, यानी कि एक लंबा और एक बौना, एक गोल बीज और एक झुर्रीदार बीज, अलग अलग प्रकार का हो गया। जब डिप्लॉइड कंडीशन में दोनों एलील अलग अलग प्रकार का होता है तो हम उसी को कहते हैं हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस मतलब डिप्लॉइड कंडीशन में जीन में दोनों एलील एक समान है, और हेटेरोजाइगस मतलब डिप्लॉइड कंडीशन में जीन का दोनों एलील अलग अलग प्रकार का है। आगे समझ में? इसके बाद हम लोग देखते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट को क्या बोलेंगे? प्रभावी, और रिसेसिव को बोलेंगे अप्रभावी। डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है? ठीक है ना, डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है। आते हैं उस पौधा के फिगर पर। यहां हमारा क्वेश्चन है कि डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है। वैसा एलील जो होमोजाइगस कंडीशन, जैसे यहाँ बड़ी टी है तो होमोजाइगस, छोटी टी है तो होमोजाइगस, बड़ी टी छोटी टी है तो क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस। वैसा एलील जो होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन दोनों में अपना प्रभाव दिखाता है, उसी को कहते हैं डोमिनेंट एलील, प्रभावी एलील, या उस लक्षण को बोलेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर या प्रभावी लक्षण बोलेंगे। वैसा एलील जो होमोजाइगस कंडीशन में भी अपना प्रभाव दिखाता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपना प्रभाव दिखाता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि बड़ी टी जो है, बड़ी टी यहाँ होमोजाइगस कंडीशन में है और अपना प्रभाव दिखाया, पौधा को लंबा कर दिया। और यहाँ बड़ी टी हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, छोटी टी के साथ है तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, फिर भी यहाँ बड़ी टी अपना प्रभाव दिखाया, पौधा को लंबा यहाँ भी कर दिया। तो बड़ी टी एक ऐसा एलील है जो होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा तो भी अपना प्रभाव दिखाएगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में रहेगा तो भी अपना प्रभाव दिखाएगा। इसलिए बड़ी टी एलील को बोलेंगे डोमिनेंट एलील, प्रभावी एलील, या बड़ी टी जिस लक्षण को दर्शा रहा है, लंबापन के लक्षण को दर्शा रहा है, तो बोलेंगे लंबापन का लक्षण प्रभावी लक्षण होता है, लंबापन का लक्षण डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। आ रहा है समझ में?
और रिसेसिव का क्या मतलब है, ओ प्रभावी का क्या मतलब है। रिसेसिव ओ प्रभावी क्या होता है, तो वैसा एलील जो होमोजाइगस कंडीशन में अपना प्रभाव दिखाता है लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। जैसे छोटी टी, बौनापन का जो एलील है छोटी टी यहां होमोजाइगस कंडीशन में है, छोटी टी यहां छोटी टी के साथ मतलब होमोजाइगस कंडीशन में है और तो इसलिए यहां पर प्रभाव दिखाया, बौना कर दिया पौधा को, लेकिन यहां छोटी टी हेटेरोजाइगस कंडीशन में बड़ी टी के साथ है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है ना। तो यहां छोटी टी हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, इसलिए छोटी टी का गुण नहीं दिख पाया, छोटी टी का गुण नहीं दिखा, बौनापन का गुण नहीं दिखा, इसका गुण दब गया। तो वैसा एलील जो होमोजाइगस कंडीशन में अपना प्रभाव दिखाता है और हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है उसको बोलते हैं अप्रभावी, रिसेसिव। तो बड़ी टी हो गया बड़ी टी हो गया प्रभावी डोमिनेंट और छोटी टी हो गया अप्रभावी रिसेसिव। वैसा एलील जो होमोजाइगस कंडीशन में और हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों में अपना प्रभाव दिखाता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट एलील, प्रभावी एलील या प्रभावी लक्षण। और वैसा एलील जो होमोजाइगस कंडीशन में अपना प्रभाव दिखा दे लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रभाव नहीं दिखा पाए उसको क्या बोलेंगे, रिसेसिव बोलेंगे, रिसेसिव एलील या अप्रभावी एलील या अप्रभावी लक्षण बोलेंगे। आया समझ में। तो डोमिनेंट एलील का एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, जैसे बड़ी टी बोल देंगे, बड़ी आर बोल देंगे, ठीक है, ईटीसी बोल देंगे। और रिसेसिव में क्या बोलेंगे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा छोटी टी हो गया या छोटी आर हो गया, ईटीसी ये सब होगा। तो बड़ी टी होमोजाइगस कंडीशन में रहे, हेटेरोजाइगस कंडीशन में, दोनों में अपना प्रभाव दिखा देगा। बड़ी आर भी दोनों कंडीशन में अपना प्रभाव दिखा देगा, लेकिन छोटी टी होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा तो प्रभाव दिखाएगा। और छोटी टी बेचारा अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में चला गया, बड़ी टी के सामने चला गया, तो छोटी टी का गुण दब जाएगा, बौनापन का गुण दब जाएगा। ये हो गया अप्रभावी एलील। उसी प्रकार छोटी आर भी जो है यह झुर्रीदार लक्षण का जो एलील है यह होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा, छोटी आर रहेगा तो पौधा के बीज को झुर्रीदार बना देगा। लेकिन अगर ये बड़ी आर के सामने रहेगा, बड़ी आर छोटी आर, तो बड़ी आर पौधा के बीज को गोल बना देगा लेकिन छोटी आर झुर्रीदार नहीं बना पाएगा, ये अप्रभावी हो जाएगा, इसका गुण दब जाएगा। ये समझ में आया। हम लोग समझते हैं अब फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या चीज होता है। फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है, उसी फिगर पर आता है फिर से। जीव का जो बाहरी रूप है, बाहरी संरचना, बाहर से दिखने वाला जो लक्षण है, जैसे हम पौधा को देखते हैं, जब हम पौधा को देखेंगे हमको ये पौधा लंबा दिखा, हमको ये पौधा बौना दिखा, ये पौधा हमको लंबा दिखा, तो पौधा लंबा है या बौना है ये तो दिख जाता है। पौधा के बीज का रंग पीला है या हरा ये तो दिख जाएगा। बीज की आकृति गोल है या झुर्रीदार है ये तो हमको दिखाई पड़ जाएगा। फूल का रंग सफेद है या बैंगनी है ये भी हमको दिखाई पड़ जाएगा। तो दिख जाने वाला जो लक्षण होता है वो कहलाता है फिनोटाइप। जीवों के बाहरी रूप को बोलेंगे फिनोटाइप, ठीक है ना। और जीवों के जीन की संरचना को, जीन के बनावट को कहते हैं जीनोटाइप। इस पौधा में कैसा जीन है, बड़ी टी, ये बड़ी टी क्या हो गया, जीनोटाइप। इस पौधा में कैसा जीन है, छोटी टी, ये क्या है, जीनोटाइप। इस पौधा में कैसा जीन है, बड़ी टी, छोटी टी, ये क्या हो गया, जीनोटाइप। जीव के शरीर में कैसा जीन प्रेजेंट है, जीन का जो संरचना होता है, जीन का जो बनावट होता है उसको बोलते हैं जीनोटाइप। और जो बाहरी रूप होता है वो कहलाता है फिनोटाइप। तो हम कहते हैं लंबा पौधा मतलब फिनोटाइप हो गया, बौना पौधा फिनोटाइप हो गया, पीला बीज फिनोटाइप हो गया, हरा बीज फिनोटाइप हो गया। बोलेंगे बड़ी टी जीनोटाइप हो गया, छोटी टी जीनोटाइप हो गया, बड़ी टी छोटी टी जीनोटाइप हो गया। तो जीवों के बाहरी रूप को कहेंगे फिनोटाइप, जीवों के जीन की संरचना को बोलेंगे जीनोटाइप, ठीक है। तो फिनोटाइप का मतलब बाहरी रूप, बाहरी रूप। जैसे लंबा पौधा
और बौना पौधा, ये तो बाहर से दिखता है ना। पीला बीज, हरा बीज, गोल बीज, झुर्रीदार बीज, ये सब क्या है? फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? जीन की संरचना, जीन का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जीन के स्ट्रक्चर को लेंगे जीनोटाइप। जैसे कैसा जीन हो सकता है? बड़ी टी हो सकता है पौधा में, या छोटी टी हो सकता है, या बड़ी टी छोटी टी हो सकता है, ETC। ये सब क्या है? जीनोटाइप। अरे समझ में? तो फिनोटाइप मतलब जीव का बाहरी रूप, और जीनोटाइप मतलब जीव के शरीर में किस तरह का जीन प्रेजेंट है, जीन के बनावट को ही बोलेंगे जीनोटाइप। क्या इतना समझ में आया? तो हम लोग क्या क्या समझे? जीन क्या है, जीन समझ गए, लोकस भी समझ गए, एलील भी समझ गए, होमोजाइगस समझे, हेटेरोजाइगस समझे, डोमिनेंट का मतलब समझे, रिसेसिव का मतलब समझे, फिनोटाइप का मतलब समझे, जीनोटाइप का मतलब समझे। अब जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मेंडल द्वारा मटर के पौधा पर किया गया प्रयोग। मेंडल को जेनेटिक्स का फादर बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेंडल ने मटर के पौधे पर मुख्य रूप से 2 प्रकार का प्रयोग किया था, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक डायहाइब्रिड क्रॉस। इस दोनों प्रयोग के बारे में हम लोग अब आगे बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन कि आज का लेक्चर यहीं होता है कंप्लीट। आगे हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। अगर किसी को किसी टॉपिक में दिक्कत होता है तो कमेंट करके लिख के बताइएगा। हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का हम जवाब दे सकें। किसी को भी कोई तरह का दिक्कत अगर होता है तो कमेंट कर दीजिएगा। हम अगले लेक्चर में या तो कमेंट में ही आंसर बताने का कोशिश करेंगे, या फिर हम अगले लेक्चर में उस क्वेश्चन को शामिल करके उसके आंसर को हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, कल ही मिलेंगे, अभी रेगुलर क्लास चलेगा। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक पीछे का रिवीजन कर लीजिएगा, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।